निर्माण एजुकेशनल हब में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग वैद्युत रसायन पढ़ रहे हैं 12वां के फिजिकल केमिस्ट्री का। पिछली मुलाकात में हमने आपको बताया था वैद्युत अपघटन या विद्युत विच्छेदन क्या होता है, फैराडे क्या होता है और फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम को पढ़ने से पहले आपको क्या क्या चीज़ की जानकारी होनी चाहिए वो सब बता दिए। आज हम लोग पढ़ेंगे फैराडे के वैद्युत अपघटन का नियम। तो माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक ने वैद्युत अपघटन से संबंधित दो नियमों का प्रतिपादन किया, जिसको हम लोग फैराडे के वैद्युत अपघटन का नियम कहते हैं। अब जरा देख लीजिए दोनों लॉ को, और यहाँ से बोर्ड आपसे सीधा सवाल पूछा है कि फैराडे के वैद्युत अपघटन के प्रथम नियम को लिखिए और फैराडे के वैद्युत अपघटन के दूसरे नियम को लिखिए। ये दोनों सवाल शायद आपसे पूछा गया है। तो देखिए फैराडेज लॉ, इसमें हम लोग दो लॉ पढ़ते हैं, एक फर्स्ट लॉ और दूसरा सेकंड लॉ। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, आप समझिएगा, ऑब्जेक्टिव यहाँ से सीधा सवाल आ सकता है। फैराडे का जो फर्स्ट लॉ है वो पैरेलल कनेक्शन पे आधारित है। ध्यान से सुनिएगा, फैराडे का फर्स्ट लॉ जो है वो किस पे आधारित है? पैरेलल कनेक्शन पे। और पैरेलल में आपको पता है वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। और इन सारे को मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बना के दे दिया है, निर्माण ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री का। जब आप सॉल्व कीजिएगा उसको तो ये सब क्वेश्चन मिल जाएगा। ये सीधा क्वेश्चन पूछता है कि फैराडे का फर्स्ट लॉ किस पे प्रेजेंट है? पैरेलल। आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रिक करंट में दो तरह का ग्रुपिंग, एक सीरीज और दूसरा पैरेलल। तो फैराडे का जो फर्स्ट लॉ है वो पैरेलल कनेक्शन पे आधारित है और पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज क्या रहता है? कांस्टेंट। ये फैराडे का जो सेकंड लॉ है ये सीरीज कनेक्शन पे आधारित है, श्रेणी क्रम संबंध जिसको आप बोलते हैं। और आपको पता है सीरीज में कांस्टेंट क्या रहता है? इलेक्ट्रिक करंट क्या रहता है? कांस्टेंट। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ कहता है, यहाँ पे वोल्टेज कांस्टेंट है, यहाँ पे करंट कांस्टेंट है। फैराडे का फर्स्ट लॉ कहता है कि जब किसी वैद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले वैद्युत अपघट्ट की मात्रा आवेश का समानुपाती होता है। फिर से सुनिए इसको, जब किसी वैद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले वैद्युत अपघट्ट की मात्रा आवेश का क्या होता है? समानुपाती। आप पढ़े होंगे, अभी मैंने पढ़ाया था आपको, I बराबर Q/T, यानी I डायरेक्ट मतलब तो I बराबर Q/T, आवेश का क्या होगा? समानुपाती। तो मान लेते हैं कि कोई वैद्युत अपघट्ट है और उसमें किसी वैद्युत अपघट्ट की मात्रा स्मॉल m या w कुछ भी मानते हैं, तो फैराडे के फर्स्ट लॉ के हिसाब से क्या हो जाएगा? m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? q। इसको हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा m बराबर zq, और इस z को बोलते हैं वैद्युत रासायनिक समतुल्यांक। और यहाँ से भी आपके बोर्ड ने सवाल पूछा है वैद्युत रासायनिक समतुल्यांक क्या है। आपको मैंने बताया था, यहाँ पे देखिए z q बराबर क्या होगा? I × t। यहाँ से क्या आ जाएगा? m बराबर ZIT। एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है z के लिए, हम लोग पढ़ते हैं a बटा n गुने f पढ़ते हैं। a बटा n गुने क्या पढ़ते हैं? f पढ़ते हैं। तो आराम से यहाँ से आप लिख सकते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा? a बटा n, अब गुना क्या हो गया? f, नीचे नहीं आएगा सॉरी, और यहाँ से क्या हो जाएगा? I × क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। तो यहाँ से आप बहुत सारा, यहाँ से q बराबर ne भी हो सकता है, तो q बराबर ne भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो यहाँ पे आएगा उसको आप लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या था? फैराडे का फर्स्ट लॉ। तो इसको पहले देखते हैं और इससे रिलेटेड, और यहाँ से सीधा सवाल रहता है, उसको हम लोग देखते हैं। तो हम लोग लिखते हैं फैराडे के वैद्युत अपघटन का प्रथम नियम। जब किसी वैद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन से
जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले वैद्युत अपघट्ट की मात्रा आवेश का समानुपाती होता है। आवेश का क्या होता है? समानुपाती होता है। तो जब किसी वैद्युत अपघट्ट के जरिए विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, मतलब विद्युत धारा जाएगा तो उससे चार्ज क्या करेगा? फ्लो करेगा। तो अब जरा देखिए, यानी वैद्युत अपघट्ट की मात्रा समानुपाती किसका होता है? आवेश का। ये कौन कहता है? फैराडे का फर्स्ट लॉ। यहाँ से दो और इंपॉर्टेंट बात, उसको आप देख लीजिए। फैराडे वैद्युत अपघट्ट की मात्रा, तो मान लेते हैं यहाँ से m वैद्युत अपघट्ट की मात्रा है या द्रव्यमान, समानुपाती क्या होगा? q। आवेश को क्या लिखते हैं? q। तो अगर यहाँ से हटाएंगे तो m बराबर क्या हो जाएगा? zq। यहाँ इस z को क्या बोलते हैं? वैद्युत रासायनिक समतुल्यांक। वैद्युत रासायनिक क्या? समतुल्यांक। अब देखिए, अब इसके डिफरेंट फॉर्म है जहां से आपका सीधा सवाल बनेगा। तो पहला तो फॉर्मूला हमारे पास आया m बराबर zq। अगर z और q का वैल्यू दिया हो तो m आसानी से आप निकाल सकते हैं। दूसरा पढ़े थे हम लोग q बराबर it, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? m बराबर zit, m बराबर zq, zit। ये इसका वैल्यू आपको दिया रहेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट निकलता है एक्सपेरिमेंट से। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, m बराबर z को लिखते हैं a बटा n गुना f। अब गुना क्या हो जाएगा? it। अगर ये तीन, एक और फार्मूला आपको मैंने पढ़ाया है, q बराबर a नहीं होगा। q बराबर क्या होता है? a नहीं होगा। तो यहाँ से और क्या लिख सकते हैं? देखिए तो चौथा m बराबर z n e हो जाएगा। m बराबर z n e। अगर इतना फार्मूला आपको आता है, ये चार फार्मूला, तो इसमें जो सीधा सवाल रहता है वो सिर्फ फॉर्मूला पुटिंग पे ही रहता है। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ ये था, यहाँ से सवाल आता है। अब यहाँ से देखिए जेड का मात्रक क्या होगा? जेड को वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो यहाँ से अगर जेड का मात्रक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए m बराबर जेड क्यू है, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा? m बटे क्यू। इसका मात्रक निकालेंगे, अगर SI में ही निकाल लेते हैं। चलिए मात्रक निकालते हैं, SI या CJ से आने चलता है। तो यहाँ पे मास के लिए क्या लिखेंगे? kg, कूलाम। तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? kg पर कूलाम। तो ये सवाल आपसे पूछता है कि वैद्युत रासायनिक समतुल्यांक का मात्रक क्या होता है? तो kg पर कूलाम। kg क्या? पर कूलाम। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, आपके NCERT में इसी पे सवाल है, इससे ज़्यादा सवाल नहीं है। आप यहाँ पे इसको QIT भी लिख सकते हैं, ZIS, यहाँ तो लगता है T छूटी गया, T यहाँ पे आएगा। फिर यहाँ से आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका एक और रूप लिख सकते हैं, m बराबर a बटा n इंटू f। अब में क्या लिख सकते हैं? q लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? q। तो ये 4-5 फॉर्मूले हैं, और एक यहाँ से फॉर्मूला आपको पहले बताया था पिछली मुलाकात में, q बराबर क्या है। तो इस पे जो न्यूमेरिकल्स रहता है, यही 4-5 फॉर्मूले पे आपसे पूछे जाते हैं सीधा। जेड का मात्रक पूछेगा kg पर कूलाम। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जेड को परिभाषित कैसे करेंगे? वैद्युत रासायनिक समतुल्यांक क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। वैद्युत रासायनिक समतुल्यांक को समझ लेते हैं और तब फिर आगे काम करते हैं। अब जरा देखिए, हमको वैद्युत रासायनिक समतुल्यांक को एक्सप्लेन करना है। वैद्युत रासायनिक समतुल्यांक, इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इसको डिफाइन करना, तो जरा देख लीजिए, बहुत आसान हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा m बराबर जेड क्यू।
अभी हमने पढ़ा m बराबर जेड आई टी। तो अब जरा देखिए, तो अगर i का वैल्यू 1 हो जाए और t का भी वैल्यू 1 हो जाएगा तो m किसके बराबर हो जाएगा? z के बराबर हो जाएगा। इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, गौर से सुनिएगा। और ये सवाल आपसे बोर्ड पूछा है, वैद्युत रासायनिक समतुल्यांक क्या है? तो कहता है कि जब किसी वैद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन से, जब किसी वैद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन से 1 एम्पीयर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है। यहाँ पे I का वैल्यू हमने 1 लिया और T का वैल्यू क्या लिया? 1। तो M किसके बराबर हो गया? Z के बराबर हो गया। यानी वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि जब किसी वैद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन से 1 एम्पीयर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है तो उसके फलस्वरूप इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले वैद्युत अपघट्ट की मात्रा को ही हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत रासायनिक क्या कहते हैं? समतुल्यांक। तो आसानी से आप यहाँ पे लिख देते हैं इसको। ये बात तो आप समझ गए होंगे, इसको आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिख देते। देखिए, कहता है जब किसी वैद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन से, ध्यान रखिएगा, जलीय विलयन से 1 एम्पीयर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है, तो उसके फलस्वरूप इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले वैद्युत अपघट्ट की मात्रा वैद्युत रासायनिक समतुल्यांक कहलाता है। इसे जेड द्वारा सूचित किया जाता है, जिसका मात्रक केजी पर कूलम्ब होता है। केजी क्या होता है? पर कूलम्ब। अभी मैंने बताया था m बराबर जेड क्यू, तो z बराबर क्या हो जाएगा? m बटा क्यू। यहाँ से आप आसानी से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो ये आपका क्या था? वैद्युत रासायनिक समतुल्यांक। यहाँ से भी बोर्ड आपका सवाल पूछ चुका है, वैद्युत रासायनिक समतुल्यांक। तो ये था फैराडे का फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ देख लीजिए एक लाइन में, यहाँ पे कुछ ज्यादा है नहीं, सेकंड लॉ में कुछ है नहीं ज्यादा। आपको मैंने बताया कि फैराडे का जो सेकंड लॉ है वो किस पे आधारित है? सीरीज पे। और सीरीज में क्या रहता है? करंट क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट। ये सब आपके लिए ऑब्जेक्टिव पूछता है कि फर्स्ट लॉ में क्या कांस्टेंट रहता है और सेकंड लॉ में क्या। तो याद रखिएगा कि फर्स्ट लॉ किस पे बेस्ड है और सेकंड लॉ किस पे बेस्ड है, यहाँ से आप आसानी से बता सकते हैं। तो फैराडे का सेकंड लॉ, फैराडे के वैद्युत अपघटन का द्वितीय नियम, फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो मैंने आपको बताया कि फैराडे का सेकंड लॉ किस पे आधारित है? सीरीज कनेक्शन पे। और सीरीज में क्या रहता है? करंट कांस्टेंट रहता है। तो फैराडे का सेकंड लॉ कहता है कि जब 2 या 2 से अधिक वैद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन से, जब 2 या 2 से अधिक वैद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन से समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले वैद्युत अपघट्ट की मात्रा तुल्यांकी भार का क्या होता है? समानुपाती होता है ना। तुल्यांकी भार का क्या होता है? समानुपाती। और ये ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन पूछता है कि फैराडे का सेकंड लॉ किससे रिलेटेड है? तो तुल्यांकी भार या किसके? समतुल्य भार। लेकिन अगर फैराडे का फर्स्ट लॉ किस पे आधारित है तो वैद्युत अपघट्ट की मात्रा या वैद्युत अपघट्ट का भार या वैद्युत अपघट्ट का क्या? तो फैराडे का सेकंड लॉ कहता है जब किसी वैद्युत अपघट्ट के
दो या दो से अधिक जलीय विलयन से समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसके इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले वैद्युत अपघट्ट की मात्रा समतुल्य भार या तुल्यांकी भार का समानुपाती। तो फैराडे के फर्स्ट लॉ का रिलेशन है वैद्युत अपघट्ट के भार से, लेकिन फैराडे के सेकंड लॉ का किससे रिलेशन, ये भी ऑब्जेक्टिव पूछता है आपसे, वैद्युत अपघट्ट के समतुल्य भार या तुल्यांकी भार। यानी यहां से आप क्या लिखेंगे, वैद्युत अपघट्ट की मात्रा समानुपाती क्या हो गया, समतुल्य भार। यानी आप यहां से लिखिएगा m बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट। अब जरा देखिए, इधर से करेंगे तो m1 बटे क्या होगा m2, इधर से करेंगे तो e1 बटे क्या हो जाएगा e2। इसको इधर से लाएंगे तो m1 बटे e1, इधर से क्या करेंगे तो m2 बटे क्या हो गया e2। आपको मैंने पढ़ाया था ग्राम में भार बटे तुल्यांकी भार, समतुल्यांक। तो अगर इसको हम लोग मान लेते हैं कैथोड का और इसको हम लोग मान लेते हैं एनोड का, तो यहां से क्या लिखेंगे, कैथोड के तुल्यांकी की संख्या बराबर एनोड के तुल्यांकी की संख्या। कैथोड के तुल्यांकी की संख्या बराबर एनोड के तुल्यांकी की संख्या, ये कौन कहता है, फैराडे का सेकंड लॉ। तो इस पर भी सिंपल सवाल रहते हैं। और तो अभी तक जितने मैंने फॉर्मूले बताए उन सारे फॉर्मूले से आपका सारा न्यूमेरिकल क्या होगा, बन जाएगा। अगली वाली मुलाकात में हम लोग वैद्युत अपघटन का अनुप्रयोग देखेंगे, इसका एप्लीकेशन क्या क्या है इसको देखेंगे, और इस पे कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स करेंगे जो बोर्ड ने आपसे प्रीवियस वर्षों में पूछा है। तो आज की सेवा को हम लोग यहीं पे ड्रॉप करते हैं, फिर मिलते हैं अगली मुलाकात में। थैंक यू।